नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह और इस बार हम अपने कार्यक्रम के जरिए पहुंचे हैं झीलों की नगरी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और इस बार यहीं की होंगी वो शख्सियत जिनसे आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम स्वयं सिद्धा। लड़कियां आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और ये बात हर क्षेत्र में महिलाएं और लड़कियां साबित कर रही हैं। मध्य प्रदेश की रूबी यादव भी होमगार्ड की प्लाटून कमांडर हैं और किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। देखते हैं उनके जीवन से जुड़ी ये छोटी सी कहानी। ये है उज्जैन, कालों के काल महाकाल की नगरी। महाकाल के दर्शन से लोगों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हर 12 साल में यहाँ सिंहस्थ महाकुंभ होता है और साथ ही उमड़ता है श्रद्धालुओं का महाकुंभ, जिसमें देश के कोने कोने से लाखों करोड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं और इनकी सुरक्षा और सुविधा की जिम्मेदारी संभालते हैं पुलिस और होमगार्ड के जवान। इस बार इस जिम्मेदारी में होमगार्ड की महिला अधिकारी भी शामिल थी। ऐसी ही एक अधिकारी है रूबी यादव, जिन्हें 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग के तुरंत बाद सिंहस्थ में व्यवस्था संभालने जैसी कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। जिस खूबी से रूबी ने यहाँ व्यवस्था संभाली, इसके लिए रूबी को सम्मानित भी किया गया है। लाखों करोड़ों लोगों की सेवा में तैनात हजारों सुरक्षा कर्मियों के खान पान का जिम्मा रूबी को मिला था। साथ ही प्राकृतिक आपदा आंधी तूफान ने इस मुश्किल को और भी बढ़ा दिया था, पर रूबी पूरे आत्मविश्वास के साथ खुद और अपनी टीम के साथ हर वक्त हालात को सुधारने में लगी रही। बचपन से ही रूबी को सेना की वर्दी ने काफी प्रभावित किया था। उससे 2 साल छोटी है, पर वो मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है, क्योंकि उसने बहुत कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। हमारे परिवार में एक रूबी ही है जो इतने बड़े पद पर बैठी हुई है। मतलब मेरे लिए तो वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मैं हमेशा दीदी को ही फॉलो करता हूँ। हम लोगों ने एक ही स्कूलिंग की हमारी सेम है, हम लोग का कॉलेज भी सेम है और कोर्स भी सेम है। मैं हमेशा उन्हें फॉलो ही करते आया हूँ। मेरे लिए तो मेरी आइडियल है। MPPSC भी उन्होंने ही मुझे मार्गदर्शन किया था। उन्होंने ही बोला था कि MPPSC करना है। इसलिए तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद भी जब मौका मिला तो रूबी ने होमगार्ड में प्लाटून कमांडर के तौर पर खुद को शामिल कर ही लिया। मध्य प्रदेश में होमगार्ड में पहली बार महिलाओं की अधिकारी स्तर पर परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें रूबी सफल रही और 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद बन गई प्लाटून कमांडर और फिर कर दिखाया ऐसा काम जो आज दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन गई। और हमारे बीच में अभी करीब 1 महीने से रूबी मैडम आई है। यहाँ पर अधिकतर जेंट्स लोग ही ड्यूटी पर आते हैं, लेकिन ये मैडम आई है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इनका नेचर भी बहुत अच्छा है और ना यहाँ इनके साथ बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है। रूबी की सफलता ने दूसरी युवतियों को भी इस राह में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। रूबी के हौसले, हिम्मत और जज्बे को हम सलाम करते हैं। ज्योति सिंह, IBC 24। तो चलिए आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं होमगार्ड की प्लाटून कमांडर रूबी यादव से। रूबी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रूबी, चूंकि अब आप प्लाटून कमांडर हैं होमगार्ड की, 2 साल जैसा कम वक्त आपको हुआ है इस फील्ड में आके, लेकिन जो सम्मान और फहरिस्त की बात करते हैं तो वो काफी लंबी हो गई है। अचीव भी आपने काफी कुछ किया है। आज हमारे दर्शकों के लिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ऐसे फील्ड को आपने चुना, चूंकि आप कंप्यूटर इंजीनियर थी, आपके पास में एक दूसरी लाइन तैयार थी करियर के लिए, फिर ऐसे चुनौतीपूर्ण रास्ते में चलने के पीछे क्या मकसद था आपका? जी, मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहूंगी, जब मेरी पैदाइश जो है वो रायसेन में हुई है, तो उस समय मैं जब 4th क्लास में थी तब मैं मेरी PT की कमांडर बनी थी। और उस टाइम पे जो अभी PHQ में IG मैम है सुश्री सोनाली मिश्रा, तो वो उस टाइम पर रायसेन की SP थी और ये आज से 18 साल पुरानी बात हो चुकी है। तो तब मैंने उनको पहली बार देखा था और मैं उनसे इतनी ज्यादा प्रभावित हो गई थी। वो मेरे पास आई, उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, तो तभी मैंने उसी दिन सोच लिया था
कि बस बनना है तो कुछ ऐसा ही करना है, यही बनना है। उसके बाद फिर जब इंजीनियरिंग करी तब ऐसा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन मन में कहीं ना कहीं बस वो जो फ्रेम, हाँ, छवि बनी हुई थी, तो अपनों के बीच रह के अपनों के लिए कुछ करना था, तो फिर स्विच किया। बिल्कुल। अच्छा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना और एक अच्छा करियर, एक अच्छी पीसफुल लाइफ किसी लड़की के लिए जो जरूरी होती है, वो आपके पास में विकल्प के तौर पे थी रूबी। फिर चूंकि होम गार्ड, अगर हम बात करते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट, चाहे किसी भी तरीके की आपदा हो, उसमें हर वक्त तैयार रहता है होम गार्ड। ऐसे में लड़की होने के लिहाज से बहुत चुनौती होती है, और जैसे कि आपकी ट्रेनिंग के बाद हमने देखा कि चुनौती ही आपको सबसे पहले मिली, तो वो पीरियड कैसा था? चुनौती में किस तरीके की आपने सामना किया? उससे जुड़ी कुछ बातें आप हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी कि हमारा जो ट्रेनिंग शेड्यूल था, उसी में बीच में हम लोगों को जब 2014 में बाढ़ आई उज्जैन में, चूंकि मेरी पोस्टिंग जो है उज्जैन है, तो मैं वहां पर, मुझे भेजा गया वहां बाढ़ आपदा के लिए। तो उस टाइम पर उज्जैन में शिप्रा जो थी वो अपने उफान पर थी। तभी वहां निचले इलाकों में जो था, छत तक पानी चला गया था, तो पूरे गांव वाले जो थे बहुत ज्यादा परेशान थे, वो सब छतों पर चढ़े हुए थे। हम लोगों को रात में 3 बजे सूचना मिली कि पानी का स्तर इस तक पहुंच चुका है। तो उस समय पर 3 बजे ना तो बहाव उसमें तैरा जा सकता था, क्योंकि बहाव इतना ज्यादा था, ना बोट्स चल पा रही थी। उसके बाद भी लोगों को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था। उसके बाद हमने बिना समय गवाए रात में 3 बजे ही हम टीम लेके रवाना हुए वहां पे, और पेड़ों से रस्सी बांध के, छतों से रस्सी बांध के लोगों को किसी तरह बाहर निकाला। उसमें भय से उन लोगों के जानवर जो थे, पशु, वो बह रहे थे, और गैस सिलेंडर, घर का पूरा सामान, पूरी तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। वो समय मैंने लाइफ में पहली बार, चूंकि मैं कंप्यूटर साइंस फील्ड से पहली बार इस फील्ड में, और आते ही धमाका टाइप से था तो वो बहुत चुनौतीपूर्ण रहा था। फिर सुबह 6 बजे तक, 6-7 बजे तक सारे जो वहाँ के मंत्रिमंडल जो भी हैं, वहाँ पे लोकल मिनिस्टर्स जो हैं, विधायक महोदय, एसपी महोदय, सभी वहाँ पहुँच गए थे, और उन्होंने फिर स्थिति का जायजा लिया, जो कि हमारे मेहनत से थोड़ी स्थिति नियंत्रण में आ गई थी। तो जिसके लिए फिर 15 अगस्त पे हमारी टीम को और मुझे सम्मानित भी किया गया था। अच्छा, ये जो पहला सम्मान मिला होगा रूबी आपको, उस समय पर कैसा फील हुआ? क्योंकि इतनी जल्दी सम्मान मिल जाना और एक चुनौतीपूर्ण कार्य मिलना आपके आत्मविश्वास को तो बढ़ाता ही है। जब सम्मान मिलता है तो जो घर के लोग जुड़े होते हैं उनका भी सम्मान होता है, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे याद है उस टाइम पर मेरे मदर फादर जो हैं वो सोमनाथ गए हुए थे बरसात के दिनों में, तो वो वहां से लौट रहे थे। मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, और फिर मैंने उन्हें वीडियो क्लिप्स भी भेजी। तो उसके बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, खासकर मेरी माँ की आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं तुरंत। तो ये अचीवमेंट जो था, पहली बार ऐसा लगा कि हाँ, कुछ मेहनत से मिला है और कुछ बहुत अच्छी, कंप्यूटर के इंजीनियर आप रहती तो ये चीजें हाँ, वो अनुभूति कभी नहीं हो पाती। अच्छा, जिस इलाके से आप हैं, सीहोर से आप हैं शायद, और वहाँ पर 3 बहन और 1 भाई का परिवार आप लोगों का है। बेटियों के लिहाज से जब माता पिता परवरिश करते हैं, तो आपके घर में 3 बहनें थी, जाहिर सी बात है बहनों की संख्या ज्यादा थी। ऐसे में बच्चों की जो परवरिश है माता पिता ने, खासकर लड़कियों के लिए, वो किस तरीके की? क्योंकि परवरिश का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी लड़की को बनाने के लिए। बिल्कुल। मेरे जो परिवार है वो मध्यम वर्गीय परिवार से रही हूँ मैं, और उसके बाद भी लेकिन मेरे माँ पापा ने हम लोगों को पढ़ाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे पापा भी कोई बहुत ऊपर पोस्ट पे नहीं थे, उसके बाद भी उन्होंने सपना देखा कि मैं मेरे बच्चों को बहुत आगे बढ़ाऊं, और बस उसी सपने को हम पूरा करते चले गए। वो फिर कहीं ना कहीं वो हमारा भी सपना बनता चला गया, और दोनों के प्रयासों से जो है हम लोग सभी लोग बहुत शिक्षित हैं। उन्होंने सभी बच्चों को बहुत पढ़ाया। मेरी बड़ी बहन भी टीचर हैं, और उसके बाद फिर मैं इस फील्ड तक पहुंची हूँ, तो वो मेरी माँ और पापा की वजह से। वैसे मध्य प्रदेश सरकार के साथ में हम देखते हैं रूबी की लड़कियों को बहुत ज्यादा यहाँ पर मौका गवर्नमेंट जो है वो देती है, शिवराज सरकार। ऐसे में ये जो पोस्ट नई क्रिएट हुई, तो इसमें ये लगता है कि अधिकारी स्तर पर भी लड़कियां अब सीधे भर्ती पा सकती हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ में शायद 10 लड़कियां थी अलग अलग जगहों से। तो आपको लगता है कि ऐसे फील्ड में, चुनौतीपूर्ण फील्ड में भी लड़कियां अब आने के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से? बिल्कुल, मैं एकदम बिल्कुल 2000% श्योरिटी के साथ बिल्कुल ठोक के ये बात बोल सकती हूँ कि लड़कियां जो है, और आप खुद ही देखिए मेरे साथ के जो बैच के हैं, तो मेरे ख्याल से मेरी जो उपलब्धियां हैं उन लोगों से ज्यादा हैं। तो मैं नहीं समझती कि महिलाएं किसी भी स्तर पर कम हैं। अगर करने की इच्छा
है तो फिर तो कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। बिल्कुल, मतलब जितनी चुनौतियां मिलती हैं लड़कियां उसको लेने के लिए हर समय तैयार रहती हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी जी बिल्कुल, आप चाहे वो बाढ़ से रिलेटेड हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी हो। मेरी जो पोस्टिंग है वो उज्जैन में है, तो वहाँ पर महाकाल की सवारियां, शाही सवारियां निकलती रहती हैं। उसको संभालना, वो रस्से में जो महाकाल की सवारी चलती है उस टाइम पे भीड़ जो 2-2, 3-3 लाख एक दिन में निकलती है, उनको बिल्कुल रस्से के अंदर नहीं घुसने देना है। बिल्कुल मतलब कुल मिला के चुनौतियां बहुत है इस फील्ड में, और उसके लिए लड़कियां पूरी तरीके से तैयार हैं। चुनौतियों से जुड़े कुछ और भी पहलू हैं रूबी, जिस पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ। किसी लड़के के अंदर का सपना ही उसे इतनी हिम्मत देता है कि वो कम उम्र में पानी में डूबकर खुद भी तैरना सीख जाती है और अपने साथ साथ दूसरों को बचाने का काम भी बड़ी सफलता के साथ में करती है। और वो हो सकता है किसी एक सेना से जुड़कर, होमगार्ड से जुड़कर। प्लाटून कमांडर रूबी यादव ने बहुत कम उम्र में सफलता हासिल की है। चर्चा हम कर रहे हैं रूबी से। रूबी, जब हम ये पानी देखते हैं, गहरा पानी देखते हैं, तो हमें तो सिर्फ अपनी जान की चिंता होती है कि हमें अगर तैरना आ भी गया तो हम बच जाएं। ऐसे में जब आप लोगों की ट्रेनिंग हुई तो क्या क्या एडवेंचर रहा, कैसी ट्रेनिंग हुई, और अब आप क्या क्या सीख चुकी हैं दूसरों को बचाने के लिए? जी जी, मैं सबसे पहले तो मुझे खुद मैं वाटर फोबिया था, हाइड्रोफोबिया था, तो मुझे बहुत सारा पानी देख के ही मैं डर जाती थी। लेकिन जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो उसमें डर जैसा शब्द डिक्शनरी में नहीं होता, सेना की किसी भी डिक्शनरी में नहीं होता। तो हम लोगों को बिना बताए वो लोग स्टार्टिंग में हम लोगों को वो सूट पहना के, लाइफ जैकेट पहना के हम लोग बीच एकदम रिवर में ले जाते थे। वहां से धक्का दे दिया जाता था हमको। तो जैसे ही धक्का दिया जाता था तो कुछ समझ में नहीं आता था। जब इंसान मरता क्या ना करता। फिर हाथ पैर चलाना वो खुद नहीं सिखाते, हम लोग खुद ही सीख जाते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी कर देते हैं कि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता था। तो ट्रेनिंग इतनी परफेक्ट मिली कि मैं खुद भी स्विमिंग करना सीखी और साथ साथ मैं किसी और को बचा के भी रेस्क्यू करना भी, वाटर रेस्क्यू करना भी सीखी। दूसरी जब हम मध्य प्रदेश में हैं और यहाँ पहुंचने के बाद में जो सबसे बड़ा आयोजन अभी हुआ सिंहस्थ का, लाखों लोग का पहुंचना वहां पर, और वहां पर तमाम तरीके की जो स्थितियां हैं उससे निपटना, लोग नहाने के लिए बड़े बेचैन रहते हैं, वहां पर स्थिति को संभालना, ये पूरा अनुभव कैसा था? और इसमें आपके पास में जो जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी की कितनी चुनौती थी? जी, सबसे पहले तो सिंहस्थ में एक साथ करोड़ों लोग आ जाते हैं। उज्जैन का एरिया ज्यादा बड़ा नहीं है, तो लोग बिल्कुल डुबकी मारने पे आतुर होते हैं। उस टाइम पे वाटर रेस्क्यू जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी थी वो हम होमगार्ड के पास ही थी, क्योंकि पुलिस जो थी वो ट्रैफिक कंट्रोल देख रही थी और वाटर रेस्क्यू पूरा हमारे जिम्मे था। तो हमारी टीमें प्रॉपर तैनात थी। 24 घंटे 48 घंटे भूख प्यास कुछ समझ में नहीं आता था उस टाइम पे। 2 महीने कैसे निकले, क्योंकि मेरे पास जो थी आवास व्यवस्था और भोजन व्यवस्था थी होमगार्ड के सारे अधिकारियों की। तो उसके बीच में मुझे हमेशा के लिए जो शाही स्नान होते थे तो उस समय मुझे घाटों पर जाना होता था। तो तब देखने का जो नजारा था वो बहुत ही ज्यादा अद्भुत रहता था कि लगातार बिसिल मारते रहना, कहीं एक साथ लाखों लोगों पे नजरें जमाए रहना कि कहीं कोई डूब ना जाए। फिर भी हमारी पूरा प्रयास रहता था कि कोई भी हानि ना हो, और जिसका परिणाम ये निकला है कि सिंहस्थ 2016 जो है वो अभी तक के सफल आयोजन है। और सफल आयोजन बिना किसी जनहानि और दूसरे तरीके के नुकसान के अलावा। एक चीज अगर हम देखें, लड़कियों में ये तो बहुत खूबी इनबिल्ट होती है रूबी की, वो घर संभालना, दूसरे को जीवन देना, चाहे वो अपने संतान के रूप में जन्म दें, किसी को बचाएं, या भोजन बनाना। आवास और भोजन की व्यवस्था का जिम्मा भी जहां तक मुझे पता है आपके पास में उज्जैन में था। तो कई बार ऐसी स्थिति बन भी गई थी, हमने सुना था कि खाना नहीं मिल पाया तो खाने के लिए भी लोग मारामारी वाली स्थिति हो गई थी। उस समय भी आपने रात में संभाला, वो अनुभव कैसा था? और उस वाकये के बारे में जरूर हमारे दर्शकों को बताइए। जी, चूंकि मैंने आपको बताया कि मेरे पास आवास व्यवस्था और भोजन व्यवस्था थी, फोर्स लगातार बढ़ता जा रहा था, दिन ब दिन फोर्स आता ही जा रहा था। तो एक ही सेक्शन में खाना उतने लोगों का बनना और लगातार बढ़ते रहना, तो वो थोड़ा प्रपोर्शन जो था वो बिगड़ा। एक दिन ऐसा हुआ कि लोगों की रात की जो शिफ्ट थी, तो जो जवान थे वो 12 बजे रात को आए, जब मेस का टाइम हो रहा था बंद। तो मेस वाले को वो लोग, उसने बोला खाना नहीं है, तो फिर वहां पर जो स्थिति बहुत बिगड़ गई। 12:30 पौने 1 हुआ, वो लोग बिल्कुल मेस को तोड़ने पर एकदम उतारू हो गए थे बिल्कुल भी। मेरे को जैसे ही मेस वाले ने फोन किया कि मैम ऐसी स्थिति हो गई है, तो मैं उस टाइम पे घर पहुंची थी। मैं वापस
बिल्कुल जैसे थी घर में वैसे के वैसे ही उठ के और सीधा आई और उन लोगों को बहुत समझाया। पहली बार तो डांट के फटकार के, फिर उन लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आया कि वो लोग मेस वाले का इंतजार, जो खाना बनाने वाला था उसका इंतजार किए बिना वो लोग खुद ही खाना बनाने लग गए। और ये जो सूचना थी हमारे DIG, IG, DG तक को पहुंच चुकी थी। तो इस वाकये के लिए भी आपको सम्मानित किया गया, आपको पुरस्कृत किया गया। कुछ और भी चर्चा मैं आपसे करूंगी रूबी, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं हमारे इस कार्यक्रम को देखती हैं और उन्हें प्रेरणा मिलती है। कुछ और भी बातें मैं आपसे करूंगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। वो रास्ते ही क्या जिसमें बाधा ना हो, वो रास्ते ही क्या जिसमें गड्ढे ही ना हो, क्योंकि गिरकर संभल कर खड़े होने की जो ताकत होती है वो इंसान को और ज्यादा हौसला देती है। कुछ ऐसी ही चुनौतीपूर्ण राहें अपने लिए चुनी है रूबी यादव ने, जिनसे आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। रूबी, जब हम बात करते हैं किसी भी लड़की के बचपन की, क्योंकि बचपन को ये समझा जाता है कि वो नींव का काम करती है, जैसे घर में परवरिश, जैसी सोच माता पिता की होती है अपने बच्चों में डालने की, वो लड़की आगे चलकर अपने लिए मुकाम बनाने का अंदर से उसको एक जज्बा होता है। परवरिश लड़कियों की किस तरीके से करनी चाहिए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे वो भारत हो, क्योंकि लड़कियों के लिए जैसा माहौल आजकल तैयार हो रहा है ये उसको अंदर से आत्मरक्षा की भी ताकत दे देती है, आपको लगता है? जी, मुझे ये बिल्कुल भी लगता है। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मेरी परवरिश मेरे माँ पापा ने समाज से हटकर की, समाज की बातों को अनसुना कर की। अगर वो ये नहीं करते तो शायद आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंचती। जब मेरे पढ़ाई के दिनों में मैंने बहुत संघर्ष झेला है, रिश्तेदारों की बातें, समाज की बातें कि लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को शादी कर देना चाहिए। ये भले ही कितनी भी जागरूकता क्यों ना आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच आज भी कायम है और इसे मिटाने की बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि किसी भी लड़की में कोई कमी नहीं होती है। हर लड़की एक नए समाज का निर्माण कर सकती है अगर उसे एक मौका दिया जाए तो मैं सभी दर्शकों से बस यही विनती करूंगी, निवेदन करना चाहूंगी कि एक मौका तो देकर देखिए, वो आपके एक मौके को अपनी जिंदगी बना लेंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है रूबी, और इसीलिए हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश होती है कि हम हर क्षेत्र की उन तमाम महिलाओं को अपने इस कार्यक्रम में शामिल करें जो समाज के लिए एक प्रेरणा दे रही है, और खास करके वो माता पिता प्रेरणा देते हैं जो बच्चियों को ऐसा माहौल देते हैं। सिंहस्थ आयोजन का जब हम जिक्र कर रहे थे आपसे, तो सिंहस्थ चूंकि सफल रहा, सफलतम आयोजन में से गिना जाता है, लेकिन सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। जैसा कि आपने कहा, शायद भगवान भी परखते हैं हमारी जो शक्ति होती है। आपने देखा कि उस समय पर आंधी तूफान जैसी स्थिति आई, पंडाल उखड़ गए, वहां पर आप लोगों के सामने ये स्थिति होती थी, इतना बड़ा आयोजन संभालना है। उसके बाद में दूसरी चुनौती प्रकृति ने दे दी कि आंधी तूफान से जो लोग थे वहां पर भगदड़ मच गई, ऐसी स्थिति थी। तो कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये वाला वाकया जो प्राकृतिक आपदा आई? ये जो वाकया था ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा, चूंकि महाकाल का हाथ जब सिर पर होता है तो फिर कोई भी चुनौती आराम से पार कर ली जाती है। तो ये जो जब सिंहस्थ का आयोजन चल रहा था तो इसी बीच में आंधी तूफान आया। हमारी सेना ने बिल्कुल एकदम डट कर युद्ध स्तर पे कार्य किया था, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद भी हो गए। तो सेना ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उस टाइम पंडाल पूरे उखड़ गए थे, रातों रात की स्थिति हुई थी ये। हम लोग भी रात में टॉर्च ले लेके टीम रवाना हुई थी हमारी। हम लोग 2 दिन तक लगातार पंडालों को ठीक करवाते रहे, लोगों को सांत्वना देते रहे, जिसके कारण लोगों में सहनशीलता बनी रही। हमने लोगों को बहुत ही ज्यादा सहानुभूति दी कि आप लोग घबराएं ना, पैनिक ना क्रिएट करें, और पंडालों को मदद करी। तो लोग भी हमारे साथ, फिर जितने भी वॉलंटियर्स थे वो भी सब जुड़े, और उसके बाद फिर ये सफल आयोजन। वो जो एक वाकया था वो शायद उसका जिक्र भी नहीं होता है अब, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरीके से हैंडल हो चुका था। हम देखें कि बहुत तेजी से उस पर नियंत्रण कर लिया गया था। अच्छा, ये तमाम जो चुनौती है इसको आप व्यक्तिगत तौर पर हैंडल कर भी लें रूबी। एक दूसरा जो जिक्र मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश को हम देखते हैं कि मंदिरों की नगरी है ना, यहाँ पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं। तो एक दूसरी चुनौती जो होती है वो होती है भीड़ मैनेजमेंट। भीड़ का जो एक मैनेजमेंट या भीड़ की जो अपनी एक मानसिकता होती है, जब वो श्रद्धालु के तौर पर उमड़ते हैं और सैलाब के जैसे आते हैं, उनको संभालना, उनको शांत करना, उनको दर्शन करा देना, ये आपको लगता है कि ये भी किसी डिजास्टर मैनेजमेंट का ही हिस्सा है? बिल्कुल बिल्कुल, डिजास्टर मैनेजमेंट का ही हिस्सा है भीड़ प्रबंधन जो है। और सबसे बड़ा ये जो भीड़ प्रबंधन हमें सिंहस्थ में देखने को मिला ही सही। और हमें जब हमारे SP सर हम लोगों को गाइड करते थे, पहले से ही फॉलो इन करके जब बोला जाता था, तो वो बोलते थे
कोई भी पूरा सिंहस्थ में डंडे का उपयोग नहीं हुआ है। वो बोलते थे श्रद्धालु हैं, वो इतनी दूर दूर से आए हैं, वो भले कितने भी करें आपको प्यार से ही उनको हैंडल करना है। तो जो नैतिकता की शिक्षा जो दी जा रही है फोर्स को, वो बहुत ही अच्छी बात है। लोग भी कोऑपरेट करते हैं, तो वो भीड़ प्रबंधन फिर इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि वो एक पूरा यूनिट हो जाती है। एक वाक्य मैं आपको बताना चाहूंगी सिंहस्थ में बीच में ये हुआ था कि एक जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो 50-55 साल के रहे होंगे, तो उन्हें महाकाल के बीच में, मतलब वो लोग पूरा परिवार आया हुआ था स्कॉर्पियो से। अब चूंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी, रोड पूरी डाइवर्ट कर दी गई थी, तो उन्हें नहीं मालूम था कि उन्होंने अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करी है। उसके बाद वो महाकाल गए, वो वापस का उन्हें रास्ता भी नहीं पता था। उसके बाद उन्होंने चप्पल किस शॉप पे उतारी, अंदर वो दर्शन करने गए, बाहर आए, धूप इतनी तेज थी, सफोकेशन इतना ज्यादा था कि उन्हें वहीं पर हार्ट अटैक आ गया। वो सीधे वहीं पर जमीन पर गिर गए। मुझे जैसे ही सूचना मिली है तो महाकाल पे जो हमारे जवान लगे हुए थे, मैंने उनको बोला कि आप तुरंत वहां पर जाइए, और ऐसी स्थिति बन गई है। उसके बाद मैं भी तुरंत वहां पर पहुंची क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी, तो हम लोगों को भी जाने में स्थल पर बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैं जैसे ही वहां पहुंची, फिर मैंने उनको अपनी बाइक पर बिठाया पीछे, मतलब वो बेहोश हो चुके थे, उनके बेटे बैठे, और उसके बाद फिर तुरंत हमने उनको बाइक खुद चलाई आप? जी, मैं बाइक खुद ही ड्राइव की मैंने, और उसके बाद उनको संजीवनी हॉस्पिटल में वहां पे एडमिट कराया। उसके बाद वो आईसीयू में रहे, और अगर वो जब जान बची, बस मैं रात भर उस टाइम पर यही दुआ कर रही थी कि बस कैसे भी वो बच जाएं। फाइनली वो क्रिटिकल सिचुएशन थे, 3 दिन तक वो आईसीयू में रहे, उसके बाद वो फिर बाहर आए। तो वो जो उनके परिवार वालों की आंखों में जो खुशी के आंसू थे, वो मेरे लिए, मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार मेरी जिंदगी सफल हो गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे वाकये आपने बताए रूबी जी, क्योंकि सुनकर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें लगता है कि जब भी स्थिति हमारे कंट्रोल से बाहर होती है तो क्यों इन सब चीजों को बुलाया जाता है। और आज हम आपसे बात करके ये समझ पा रहे हैं कि वास्तव में एक अलग क्षमता होती है जब आप लोग इस तरीके का काम करते हैं। क्या कुछ टारगेट आपने रखा है अपने भविष्य के लिए कि क्या आप बनना चाहेंगी आगे चलकर, क्योंकि बन तो आप चुकी हैं, आगे की ऊंचाई का लक्ष्य आपने? मैं पीएससी ट्राई कर रही हूँ, मैंने इंटरव्यू भी दिया है। चूंकि मैं ट्रेनिंग में थी तो मैं उतना अच्छे से उसको नहीं दे पाई समय, इस कारण मेरा इंटरव्यू से मैं बाहर हुई, मेरिट से बाहर हुई, और मैंने फिर लगातार मैं प्रयास कर रही हूँ। मैं मेंस भी लिख चुकी हूँ और आगे भी मैं पीएससी के लिए मैं प्रयासरत हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा मुकाम हासिल करूँ जहाँ पर मैंने वो जो लोगों की धारणा जो थी मेरे लिए कि यार वो फील्ड छोड़ भी रही है तो तेरा कुछ नहीं होने वाला, ना घर की रहेगी ना घाट की, तो मैं वो सिद्ध कर पाऊँ कि यार मेरा फैसला वो गलत नहीं था। और इसके साथ साथ आप हमारे दर्शकों को क्या कहेंगी, स्वयं सिद्धा जो देखते हैं, हमारा जो एक दर्शक है महिला, उनको लिए क्या मैसेज देना? मैं महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, गर्ल्स के लिए बस यही कहना चाहूंगी कि मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, आप कोशिश भी ना करो ये गलत बात है। तो इसी के साथ मैं बोलना चाहूंगी कि आपको जिंदगी ने मौका दिया है, आपके मम्मी पापा से आपको जिससे भी लड़ना पड़े लड़े। अगर आप पे खुद पे विश्वास है तो आपको वो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाएगी, और ये एकदम सत्य है। आप एक बार अपने आप को मौका देकर देखिए, एक बार सारी दुनिया की बातें भूलकर खुद पर भरोसा करके देखिए, मंजिल जरूर मिलती है। जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातचीत आपने की रूबी, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और वक्त दिया आपने इतना कीमती, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में आज बस इतना है। फिर मिलेंगे मध्य प्रदेश की ही एक ऐसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। नमस्कार।